हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का ये वीडियो नंबर सिस्टम, नंबर खासकर क्लास 9 के लिए है, लेकिन ये वीडियो क्लास 6, 7, 8 और 9 और यहाँ तक कि क्लास 10th के बच्चों के लिए भी ये है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, चाहे वो क्लास 9th का हो, चाहे वो क्लास 10th का हो। यहीं से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्लास 10th का भी सिलेबस यहीं से आगे पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ नंबर्स के बारे में। जैसे कि संख्याएं, हम लोग जानते हैं कि संख्याएं क्या होता है। जैसे मान लिया कुछ कह दिया जाए कि बगीचे में जाइए आप और कह दिया जाए कि पेड़ को गिनिए, तो जब आप पेड़ गिनते हैं तो कहाँ से शुरुआत करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ऐसे ही शुरू करते हैं हम लोग। कभी भी जीरो का उपयोग नहीं करते कि 0 पेड़, 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, ऐसा कभी नहीं करते। हमेशा हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जो यही सब जो है जीरो सहित 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही सब क्या है? संख्याएं होती हैं। और आइए इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं कि कैसे कैसे संख्याएं क्या क्या हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले जो है संख्याएं के बारे में आ लेते हैं। यहाँ पर हमने डिफिनीशन लिखा हुआ है, आप इसको लिख लोगे, शायद हमने इसीलिए लिखा है, नहीं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम इसलिए लिखे हैं कि आप इसको लिख लोगे, नोट कर लोगे और बाद में अच्छे से पढ़ भी लोगे। तो डिफिनीशन है, जिनका उपयोग नंबर यानी कि संख्याएं के लिए, डिफिनीशन जो है, जिनका उपयोग हम किन्हीं वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं वह क्या कहलाती हैं? संख्याएं कहलाती हैं। कैसे? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भी ऐसे। और इसी में अगर हम जीरो जोड़ दें तो ये भी एक संख्या है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ये सभी संख्याएं होती हैं। लेकिन वास्तव में जब हम गिनते हैं तो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इसमें हम जीरो को शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। वास्तव में बहुत से प्रकार की संख्याएं होती हैं। जैसे सभी लोगों ने सुना होगा कुछ प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इन सब के बारे में हम लोग जरूर सुने होंगे। तो हमें इन्हीं के बारे में आज जानना है। और देखिए संख्याओं के प्रकार के बारे में, तो संख्याओं के प्रकार में जो है टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या क्या होते हैं। तो संख्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहला नंबर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। अब देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसे अभी हमने बताया है, नेचुरल नंबर्स के बारे में ही समझ लीजिए बताया है, क्योंकि गिनने के लिए जो उपयुक्त संख्याएं वास्तव में होती है वो सभी नेचुरल नंबर होती है, क्योंकि वही एक पॉजिटिव, वो सभी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक नंबर्स होते हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो उन्हीं का उपयोग हम लोग करते हैं, कभी भी माइनस में हम लोग गिनने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। तो जनरली जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं वही संख्याएं, वही जो अंक होते हैं, वही सभी संख्याएं होती हैं। और संख्याओं के प्रकार में प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती हैं? एक से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। अब कोई कहेगा कि अनंत, अनंत कैसे होगा? अनंत तो पता ही नहीं कहाँ है। तो हमने कहा अगर आप अनंत तक जा सकते हैं तो आप वहाँ तक गिन भी सकते हैं, चाहे मतलब कोई भी संख्या हो। जैसे मान लिया सभी संख्या 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, अनंत तक, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसके बाद जो है एक और डिफिनीशन हम यहाँ पे लिखे हैं, चाहे तो हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं। जैसे जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि जिनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे अभी सबसे पहले हमने जो कहा था कि कुछ गिनना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, तो सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। और जरूरी ये है, जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ निगेटिव होता है और कुछ पॉजिटिव होता है, तो ये निगेटिव पॉजिटिव क्या है? तो वास्तव में जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? ये सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो उम्मीद है आप ये प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जान चुके होंगे। और अब हम आगे बढ़ेंगे और संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं कहते हैं इसको होल नंबर, होल नंबर्स। इसके बारे में जानेंगे कि ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम लोग
पूर्ण संख्या के बारे में। जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या पढ़ा है, तो प्राकृतिक संख्या में एक चीज़ और हमें जान लेना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह को ही हिंदी अरबी संख्याएं भी कहते हैं। हिंदी अरबी संख्याएं भी कहते हैं। अगर जैसे कोई पूछ लेगा तो हिंदी अरबी संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं, या प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वही हिंदी अरबी संख्याएं होती हैं। और उसके बाद जो है अब हमें पढ़ना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो पूर्ण संख्या वास्तव में क्या होती है कि नेचुरल नंबर में, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में जो है जब हम शून्य को शामिल कर देते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में जब हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो वही संख्याएं या उन्हीं संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। कैसे, यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं का जो समूह बनता है वही क्या होता है, पूर्ण संख्या ही उसे कहते हैं, उसे ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो देखते हैं कैसे। हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या जो है वो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, अनंत तक यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनंत तक लिखा हुआ है, ना कि अनंत, क्योंकि अनंत कोई संख्या नहीं होता है। लेकिन हम अगर अनंत तक कहते हैं तो अगर हम जा सकते हैं तो हमें संख्या भी मिल सकती है। तो इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में, ये तो प्राकृतिक संख्या जो अभी हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर, अब इसी प्राकृतिक संख्या का समूह है, इसी में शून्य को शामिल कर दे और ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। इन्हीं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देंगे तो क्या होगा, पूर्ण संख्याएं। तो ये है। अब हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। तो सम संख्या हम किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो सम संख्या जो है वो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये जितनी भी संख्या यहाँ लिखी गई हैं ऐसे ऐसे कहाँ तक, अनंत तक, ऐसे ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। तो अनंत तक ये सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मान लिया 2 लिखे हैं तो 2 किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 1 आएगा। और उसके बाद क्या लिखे हैं, 4 यानी कि 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2, तो कट रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती है, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग एक और चीज जान लेते हैं कि हर, यहाँ पे लिखे हुए एक नोटेशन है कि हर विषम संख्या के बाद अगली संख्या सम संख्या होती है। कैसे, यहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लिखते हैं, यह एक विषम संख्या है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, तो देखिए एक विषम संख्या है तो अगला सम संख्या है, फिर अगली संख्या यानी कि विषम संख्या है तो अगला सम संख्या है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ कि हर विषम संख्या के बाद अगली संख्या सम संख्या होती है। और वास्तव में कि ये जो है विषम संख्या है और ये विषम संख्या, इसके मध्य में क्या है, एक सम संख्या है। यानी कि एक चीज और जान लेना चाहिए कि हमें हर एक विषम संख्या के पहले क्या होता है, सम संख्या होता है। हर एक सम संख्या के बाद विषम संख्या होता है, हर एक विषम संख्या के पहले सम संख्या होता है। और यहाँ एक क्या है, विषम संख्या है, तो इसके पहले क्या आएगा, सम संख्या आएगा। और वास्तव में इसके पहले क्या होता है, 0, इसके पहले क्या होता है, 0, और इसीलिए 0 भी क्या हो जाता है, एक सम संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसीलिए 0 भी एक सम संख्या है। नोट डाउन। तो स्टूडेंट आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या बचा हुआ हमारा, विषम संख्या। अभी हमने पढ़ा सम संख्याओं के बारे में, जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है। और अब हम पढ़ेंगे विषम संख्याओं के बारे में। और वास्तव में जो विषम संख्या होती है यानी कि उसका अपोजिट होगा, यानी कि ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। वास्तव में जो 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो आगे देखते हैं, इसमें डिफिनेशन जो है उसको पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं और समझ लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्या है कि वह सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7,
ऐसे ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। वास्तव में यहाँ लिखी हुई कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 का आधा हो जाएगा, 3 में डिवाइड करेंगे 3 का आधा 1.5 हो जाएगा, 5 का आधा 2.5 हो जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा। ऐसे ऐसे यानी कि ये जो संख्याएं हैं डिवाइड 2 से करेंगे तो सभी वो आधे आधे यानी कि पूर्णांक नहीं रह जाएंगे, यानी कि वो विषम संख्याएं होंगी। जो 2 से डिवाइड नहीं विषम संख्याएं होंगी। और एक चीज और जानना चाहिए, अभी हमने कहा था कि हर एक सम संख्या के बाद विषम संख्या आता है। हर एक सम संख्या के बाद विषम संख्या आता है और हर एक विषम संख्या के पहले सम संख्या आता है। मतलब सम संख्या के बाद और सम संख्या के पहले विषम संख्याएं होंगी, यानी कि सम संख्या विषम संख्याओं के मध्य में स्थित होंगी और विषम संख्या जो है विषम संख्याओं के मध्य में सम संख्या स्थित होगा और सम संख्याओं के मध्य में विषम संख्या स्थित होगा। इसको आप कॉपी में पहले संख्याओं को लिखिएगा, उसके बाद देखिएगा सम संख्या कहाँ है, विषम संख्या कहाँ है। सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 शून्य सहित, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। और विषम संख्या क्या होती है? 1, शून्य नहीं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और आगे एंड सो ऑन, यानी कि अनंत तक। अनंत नहीं, अनंत तक, क्योंकि अनंत अनंत दोनों तरफ है तो दोनों सम विषम हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब कहाँ तक? अनंत तक। और एक चीज जान लेते हैं कि उसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हर एक सम संख्या के बाद विषम संख्या आता है, जान चुके हैं। हर एक विषम संख्या के बाद या पहले सम संख्या आता है, ये भी हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं अगला नंबर जो है विषम संख्या के बाद अगला जो हमें टाइप पढ़ना होता है धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए, धन पूर्णांक जो होता है वास्तव में जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सबसे बड़ी बात है पूर्णांक। पूर्णांक यहाँ पर शब्द महत्व रखता है। धन संख्याएं और धन पूर्णांक में बहुत फर्क होता है, अभी हम आगे टाइप्स में बताएंगे। फिलहाल पहले हम जान लेते हैं क्या धन पूर्णांकों के बारे में। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक। वास्तव में नेचुरल नंबर जो होता है वह पूर्णांक में होता है। क्या होता है? पूर्णांक में होता है। तो धन पूर्णांक जो है वो क्या होते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं क्या कहलाती हैं? धन पूर्णांक कहलाती हैं। और क्या है दूसरा डिफिनेशन हम लोग क्या कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर, वास्तव में हमें पता होना चाहिए संख्या रेखा क्या होता है। पहले देख लेते हैं संख्या रेखा, यानी कि ऐसी लाइन यहाँ इधर यहाँ पे अनंत तक और यहाँ इधर अनंत तक और मिड पॉइंट क्या होगा? शून्य, यानी कि संख्या रेखा का मध्य बिंदु पर कौन स्थित होता है? संख्या रेखा के मध्य बिंदु पर क्या स्थित होता है? शून्य स्थित होता है, यानी कि यहाँ शून्य होगा। और संख्या रेखा के दाहिनी तरफ दायां इधर से क्या इधर, तो दाहिनी तरफ क्या स्थित होता है? पॉजिटिव नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इधर क्या स्थित होता है? शून्य के बाईं ओर क्या स्थित होता है? निगेटिव पूर्णांक मतलब -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इधर जैसे जैसे संख्या जाएंगी छोटी होती जाएंगी, इधर जैसे जैसे संख्या जाती है बड़ी होती जाती है। यानी कि हमें ये भी जानना चाहिए कि -2 और -4 और 1 में कौन बड़ा है? तो जो नेगेटिव में होता है वह छोटा होता है, जो पॉजिटिव में होता है वह बड़ा होता है। ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम जान चुके हैं कि संख्या रेखा क्या है। तो अब हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी ओर स्थित सभी पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक पूर्ण संख्याएं होती है ना, संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी ओर स्थित सभी धन संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और भी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। नोट डाउन दिस वीडियो। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्कूल द्वारा जो है सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ पे पढ़वाए जा रहे हैं और वो सभी वीडियो जो है हमारे यहाँ इस मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको जाकर पढ़िए और सीखिए। और अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगली टॉपिक की तरफ। जैसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक के बारे में पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है, सबसे पहले क्या कहते हैं कि जब प्राकृतिक संख्याओं के सामने यदि हम ऋण चिन्ह लगाते चले जाएं तो जो संख्याओं का समूह बनेगा
वही क्या कहलाएगा, ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा। अब संख्या रेखा का नाम आता है तो संख्या रेखा में या संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी ओर स्थित सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं। याद रखना संख्याएं होती हैं, पूर्णांक नहीं। लेकिन अगर सिर्फ पूर्णांकों की बात किया जाए तो शून्य के दाहिनी ओर स्थित सभी पूर्णांक जो होते हैं वह धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और वास्तव में शून्य के बाईं ओर जो पूर्णांक होते हैं, जो पूर्णांक स्थित होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखे हुए हैं, हम इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप लिखिए कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के सामने यदि ऋण चिन्ह लगा दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का जो समूह है वह ऋणात्मक पूर्णांक बन जाता है। कैसे, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब था, ये सब प्राकृतिक संख्या थी। इनके सामने अगर माइनस चिन्ह यानी कि निगेटिव का चिन्ह लगा दे अनंत तक तो वो क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। वास्तव में ये क्रम सही नहीं है, इसका क्रम इधर से इधर होता है। कैसे, इससे समझ जाएंगे हम लोग। अथवा यानी कि दूसरा डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या जो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। कैसे, जैसे ये एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा है, संख्या रेखा का मिड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि मध्य बिंदु पर कौन स्थित होता है, शून्य। और रही बात शून्य धनात्मक है कि नहीं है, ऋणात्मक है कि नहीं है, तो वास्तव में शून्य जो होता है ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। और रही बात और संख्याओं के बारे में, तो शून्य के दाहिनी ओर जो स्थित संख्या है पूर्णांक, शून्य के दाहिनी ओर जो पूर्णांक स्थित है उन्हें क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और शून्य के बाईं ओर स्थित जो पूर्णांक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। बस इसमें इतना सा था। उसके बाद आप इस वीडियो के इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम पूर्णांक के बारे में। वैसे तो हम लोग धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक पढ़ चुके हैं और अब आगे उसमें शून्य के बारे में हमने नहीं बताया था, अब हम उसको भी शामिल कर रहे हैं। यानी कि अगर हम शून्य सहित सभी धन व ऋण पूर्णांकों के समूह को, यानी कि शून्य भी हो और धन पूर्णांक भी हो और ऋण पूर्णांक हो, शून्य सहित सभी धन पूर्णांक और सभी ऋण पूर्णांकों के समूह को जो है पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जैसे 0 को भी भूल जाइए, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी कि अनंत तक इधर प्राकृतिक संख्या यानी कि धन पूर्णांक, और फिर इधर आ जाए और इसमें शून्य भी शामिल कर दे रहे हैं और इधर नेगेटिव नंबर यानी कि 1, 2 माइनस में और -3, -4 एंड सो ऑन, अनंत तक इधर। यानी कि ये जो समूह बनेगा पूर्णांकों का यही क्या कहलाएगा, पूर्णांक। यानी कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक और इसमें 0 भी शामिल कर देंगे तो उसे क्या कहते हैं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। और अब हम पढ़ेंगे अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या वही सभी संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य से भी विभाजित होती है उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से डिवाइड हो और एक से भी डिवाइड हो और किसी अन्य से भी डिवाइड हो, ये आवश्यक है, तभी उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं, अन्यथा वो भाज्य संख्याएं नहीं है। तो भाज्य संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, जैसे 2 होगा, नहीं 2 को भी नहीं लिखते हैं, जैसे मान लो 4 लिख दे रहे हैं, 6 लिख दे रहे हैं और 8 लिख दे रहे हैं, 10, 9 भी होता है और 10, 11 नहीं होगा, 12 क्योंकि 4 2 से डिवाइड है और ये 4 खुद से भी डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है। ऐसे ही यानी कि 4 = 1 × 2 × 2 यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड आ रहा है और स्वयं भी इसको शामिल कर सकते हैं यदि 1 × 4 लिखा जाए तो यानी कि 4, 6, 8 और 9 भी डिवाइड है किसी अन्य से भी, 9 से भी और 1 से भी, 10 और 12, उसके बाद 13 नहीं होगा क्योंकि 13 खुद से और 1 से डिवाइड होगा, और 14 यानी कि 7 से, 2 से और खुद से और 1 से एंड सो ऑन, ये सभी क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी। और अब हम आगे बढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं।
तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा भाज्य संख्याओं के बारे में, अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कि वे सभी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होता है, मतलब 2 से कम गुणनखंड होता है। यानी कि कोई भी संख्या हो, उसका 2 गुणनखंड हो, एक वह और एक वन, मतलब एक तो 1 हो और दूसरा वही संख्या हो, तो वह संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हुए हैं कि वे सभी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होता, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड ना हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब। तो वास्तव में संख्याएं तो हम लोग जानते हैं कि एक भी होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी संख्याएं हैं। अब इनमें वास्तव में हम लोग जानते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी क्या है? विषम संख्याएं हैं। और 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो आने क्या है? सम संख्या है। अब देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या जैसे 1, तो 1 हो गया, 1 का गुणनखंड करते हैं तो सिर्फ 1 होगा, बहुत ज़्यादा तो इंटू 1 होगा। तो वास्तव में इसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन वास्तव में इसका 2 गुणनखंड है ही नहीं, क्योंकि लिख सकते हैं इसको। वास्तव में गुणनखंड करेंगे तो 1 और फिर वही गुणनखंड में लिखना ठीक नहीं होता है, तो 1 को सिर्फ 1 लिखा जाता है। तो यह वास्तव में 1 जो है इसके 2 यानी कि 2 गुणनखंड नहीं, क्योंकि 1 को 1 इंटू 1 अगर कोई कहेगा कि हम लिखेंगे 1 इंटू 1 और 2 संख्याएं हो गई जो गुणनखंड बन गया, 2 गुणनखंड होगा, तो हम कहेंगे हम एक और लिख दें तो 3 हो गया। तो अब ये क्या है? अब तो ये अभाज्य नहीं है ना, वो अभाज्य नहीं है ना। जैसे एक यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 2 से अधिक होगा, तो यह वास्तव में अभाज्य नहीं है। तो 1 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है। अब 2 को देख लेते हैं, 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी कि 1 इंटू 2। क्या और कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इसके सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 गुणनखंड है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या, यानी कि 2 एक अभाज्य संख्या है। ये डिक्लेयर हुआ। अब 3, तो 3 इक्वल टू 1 इंटू 3, और कुछ लिख नहीं सकते, इसके भी सिर्फ 2 गुणनखंड है। इसका मतलब ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। 4 की बात करते हैं, 4 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 गुणनखंड हो गया। इसका मतलब यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब 5 की बात करते हैं, तो 5 इक्वल टू 1 इंटू 5, और कुछ लिख ही नहीं सकते, इसका मतलब 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब 6 की बात करते हैं, 6 तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 गुणनखंड हो गया। अब 3 गुणनखंड हो गया तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको नहीं शामिल करेंगे। अब 7 की बात करते हैं, 7 इक्वल टू 1 इंटू 7, और कुछ लिख नहीं सकते इसके गुणनखंड में, तो 2 गुणनखंड है। इसका मतलब 7 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। नई बात 8 की, तो 8 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 गुणनखंड मिला। इसका मतलब यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। 9 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। 10 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब 11 की बात करते हैं, तो 11 को 1 इंटू 11 लिख सकते हैं, यह एक अभाज्य संख्या है। हम चाहे तो ऐसे गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा अभाज्य संख्या है और कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसे 11 है, 13 है एंड सो ऑन, ऐसे आने वाली संख्याएं सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर सही से नहीं समझ पाए हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देख लेना, समझ में अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद जो है हम आगे पढ़ते हैं सह अभाज्य संख्या भी इसी वक्त जान लेते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या वास्तव में क्या होता है? को-प्राइम नंबर, इसको समझ लीजिएगा। तो सह अभाज्य क्या? कोई 2 संख्या ले लें, कोई 2 संख्या हम ले लें, जैसे 1 और 3, 1 और 2, 1 और 3 में 1 के गुणनखंड और 3 का गुणनखंड करने पर अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता है तो वह सह अभाज्य संख्या होगा। और 1 और 2 भी सह अभाज्य संख्या हो, क्योंकि इसका और इसके गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी, गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी। जैसे 4 और 6, तो 4 और 6 यह एक सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 और 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो वास्तव में 2 ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में है। इसका मतलब 4 और 6 सह अभाज्य संख्या नहीं है।
जैसे 5 और 6 मान लेते हैं, 5 और 6 में 5 का गुणनखंड होगा, अब यहाँ तो 1 लिखा जाएगा, नहीं तो 5 लिखेंगे, फिर 6 के लिए क्या करेंगे 2 into 3 करेंगे, यानी कि जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। कुछ लोग कहेंगे नहीं हम यहाँ 1 लिख देंगे, तो 1 तो अभाज्य गुणनखंड में आता ही नहीं है, तो 1 और 1 उभयनिष्ठ नहीं माना जाएगा, क्योंकि 1 वास्तव में अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि कोई भी संख्या हो जब हम उसका गुणनखंड करते हैं तो वास्तव में अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यानी कि हम किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही व्यक्त करते हैं, जिसके बारे में क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सहभाज्य और अभाज्य संख्याएं सब लोगों को समझ में आ गई होगी। ये जो सभी संख्याएं हैं सब सही से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।